नमस्कार सभी को प्रणाम। आज की पत्रकार परिषद को अभी हम प्रारंभ करते हैं। धर्म संस्थापना की देवता जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन कर आज की इस पत्रकार परिषद को हम प्रारंभ करेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हिंदू जन जागृति समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, हम सभी को पता है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का आयोजन फोंडा गोवा में किया जा रहा है। पिछले 11 वर्ष से ये आयोजन गोवा में हम कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र स्थापना के उद्देश्य से यह अधिवेशन 11 वर्ष से हो रहा है और उसी पार्श्वभूमि पर इस वर्ष भी 12वां वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का आयोजन फोंडा रामनाथ देवस्थान में किया जा रहा है। और इस हिंदू राष्ट्र महोत्सव के विषय में जानकारी देने की दृष्टि से और भूमिका स्पष्ट करने की दृष्टि से आज यहाँ पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है। तो इस पत्रकार परिषद में हमारे साथ यहाँ पर हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी उपस्थित हैं, सबसे दाहिनी ओर पर है। उनके निकट जो है वो हिंदू जन जागृति समिति के पूर्वोत्तर भारत के धर्म प्रचारक संत सदगुरु नीलेश सिंहबा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। फिर उनके निकट है सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजहंस जी और उनके निकट में सबसे बाईं ओर बैठे हुए हैं गोमंतक मंदिर महासंघ के सचिव श्री जयेश स्थळे जी। तो आज की इस पत्रकार वार्ता को हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में वक्ताएं अपनी भूमिका यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर का सत्र रहेगा। इस सभी पत्रकार बंधुओं से नम्र निवेदन है कि जो प्रश्न आप बाद में पूछेंगे तो कृपया माइक लेकर आप बात कर सकते हैं, तो ताकि रिकॉर्डिंग में भी कोई समस्या ना आए। तो ये सभी से नम्र निवेदन था। तो मैं श्री रमेश शिंदे जी से विनती करता हूँ कि इस पत्रकार वार्ता की मुख्य भूमिका को स्पष्ट करें। सभी को नमस्कार। ये इस वर्ष 12वां ये हिंदू राष्ट्र अधिवेशन तथा वैश्विक हिंदू महोत्सव है। पिछले सभी इन अधिवेशनों में आपसे नियमित रूप से सहकार्य मिला है और उसके लिए हिंदू जन जागृति समिति गोवा के सभी पत्रकारों का हमेशा आभार व्यक्त करती है। ये जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन की मुख्य जो भूमिका है, अभी वास्तविकता में देखा जाए तो हाल ही में चुनाव पूरे हुए और इन चुनावों में किसको वोट मिले, कौन चुन करके आया, ये हम सबने देखा है। लेकिन इस चुनाव का एक अलग पहलू जो हमें देखना चाहिए कि हम कह रहे हैं कि भारत की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी विश्व की ये गणतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र व्यवस्था है। लेकिन इस लोकतंत्र व्यवस्था का कहीं पर गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है कि कल इस डेमोक्रेटिक सेटअप को नष्ट करने के लिए ही इसका उपयोग तो नहीं हो रहा है। ये इस दृष्टिकोण से इस अधिवेशन, इस चुनाव से बहुत गंभीर बात सामने आई है, क्योंकि अभी तक जो चुन करके आते थे वो अब्दुल रहमान बर्ग था उत्तर प्रदेश का। वो कहता था मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं भारत माता को वंदन नहीं करूंगा। यहां तक बात ठीक थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसे हुआ है कि चुनाव में जो चुन करके आए हैं उसमें कश्मीर से जो चुन करके आया उसका नाम है रशीद इंजीनियर। वो अभी यूएपीए एक्ट में, यूएपीए एक्ट किसके ऊपर लगाया जाता है, दो देश विरोधी कृति करता है उसके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया जाता है। वो जेल में बंद है और जेल में से चुनाव लड़ करके वो कश्मीर से चुन करके आया है, सांसद बनने वाला है, बन गया है। उसके आगे का यदि हम देखेंगे, पंजाब से अमृतपाल सिंह के ऊपर एनएसए लगाया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून।
क्यों लगाया है? क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर के खालिस्तान का षड्यंत्र किया, आतंकवादियों को सपोर्ट किया, इस दृष्टिकोण से एनएसए एक्ट लगाया है और वो भी जेल के अंदर बंद है। तो दो व्यक्ति ऐसे चुन करके आए कि जो भारत के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं। वो अपना अलग, कोई अलग कश्मीर की भूमिका मांग रहा है, कोई अलग खालिस्तान की भूमिका मांग रहा है, और वो चुन करके आए इस डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो कल जो भारत के संविधान को ही नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा प्रदेश अलग होना चाहिए, वो यदि चुन करके संसद में जाकर के बैठेंगे तो क्या जनता के हित का कानून बनाएंगे? क्या भारत की सुरक्षितता का कानून बनाएंगे? और इसलिए ये बहुत गंभीर बात है। और इसके आगे जाकर के यदि देखेंगे तो गोवा में जो विरियातो फर्नांडिस जो चुन करके आए हैं, उन्होंने तो कहा था कि गोवा के ऊपर भारत का संविधान थोप दिया गया। तो क्या गोवा के क्रांतिकारी जो लड़ रहे थे वो इंडिपेंडेंट गोवा के लिए लड़ रहे थे? गोवा की स्वतंत्रता के लिए लड़ना और स्वतंत्र गोवा के लिए लड़ना, इसके अंदर भेद होना है ना। यहां पर हमें देखना चाहिए कि उसके बाद, गोवा के बाद तो 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ, 1974 में सिक्किम हुआ। तो क्या सिक्किम के लोग कहेंगे कि नहीं, हमारे ऊपर संविधान थोपा गया? आज इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो संविधान तो 1950 में बना था। आज जो सेक्युलर संविधान की हम बात कर रहे हैं वो तो इंदिरा गांधी ने 1976 में लाया। क्या जनता को पूछ करके लाया था? इमरजेंसी में जब यहाँ पर गणतंत्र ही मौजूद नहीं था तब उसको सेक्युलर बनाया गया। तो क्या भारत के सब हिंदू ने कहना चाहिए ये सेक्युलर संविधान हमारे ऊपर थोपा गया? इसलिए इस दृष्टिकोण से इस बार का जो संसद होगा वो बहुत गंभीर इस दृष्टिकोण से विचार करने के लिए हमें मजबूर कर रहा है कि यदि यही वास्तविकता रहेगी और इस प्रकार के लोग चुन करके आना प्रारंभ हो जाएगा तो फिर भारत के संसद में ही भारत के विघटन की बात चालू हो सकती है। और इसलिए ये बहुत गंभीर बात है और इसको गणतंत्र को, हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को तोड़ने के लिए इसका प्रयास हो सकता है। इसलिए ये हमें गंभीरता से देखना चाहिए। इसके आगे जाकर के और दो सूत्र मुझे विशेष करके बताने हैं। कश्मीर से 1990 में हिंदू जो है वो बाहर चले गए और वहां पर हम देख रहे हैं कि आतंकवाद ने किस प्रकार से कश्मीर को अपने कब्जे में जकड़ लिया। अभी सरकार की परिस्थिति के कारण से कुछ वहां पर हालात बदले हैं, लेकिन और भी अभी जो वैष्णो देवी जाने वाले बस के ऊपर अटैक हुआ, या उसके पहले भद्रवा में अटैक हुआ, उसके पहले राजौरी में अटैक हुआ, उसके पहले रामबन में अटैक हुआ, ये सभी प्रदेश कश्मीर के नहीं है, ये सारे प्रदेश जम्मू के हैं। तो अभी ये दिखाई दे रहा है कि रियासी में अटैक होना, रामबन में अटैक होना, भद्रवा में अटैक होना, उसका मतलब अब आतंकवादी चुप नहीं हुए हैं, उन्होंने अपना एरिया चेंज किया है। तो जो चीज कल तक कश्मीर के बारे में हो रही थी, आज भविष्य में वो जम्मू के बारे में होने का खतरा बढ़ गया है। आज जयपुर जैसे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में, या इवन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंदुओं ने घर पर बोर्ड लगाए कि हमें यहाँ से भागना है। तो कैसा ये डेमोक्रेटिक सेटअप है कि जहाँ पर हमें समानता, बंधुता, न्याय, ये सब हमें मिलने की बात है, और वहाँ पर हिंदू अपने घर पर लिख रहा है कि मुझे यहाँ से भागना है, जाएंगे कहाँ पर? इसलिए ये जो जितनी भी सारी समस्याएं हैं, इनको यदि देखेंगे, विश्व के दृष्टिकोण से देखेंगे तो रशिया यूक्रेन या इजराइल हमास का युद्ध जो है वो भी आज चालू है। तो ऐसे परिस्थिति में जो एक आरोप होता है, लेकिन वास्तविकता में वही उसका उत्तर है कि केवल हिंदू धर्म ही है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हिंदू धर्म है जो विश्व कल्याण की बात करता है, हिंदू धर्म है जो सर्वेपि सुखिनः भवन्तु की बात करता है। यही विश्व में सभी लोगों को एक तरीके का सुकून दे सकता है, एक तरीके की शांति ला सकता है, या समाज को जोड़ करके रखने का कार्य कर सकता है। इस दृष्टिकोण से यही गोवा से हिंदू राष्ट्र की संकल्पना का जो आरंभ किया था वो आगे बढ़कर के अब 12वें साल में ये जा रहा है, इसके विचार आज लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से इस बार का जो अधिवेशन होगा, इस अधिवेशन में भी ये विशेष करके बात या इन मुद्दों पर विशेष करके चर्चा की जाएगी। और ये जो अधिवेशन है ये 24 जून से 30 जून के कालावधि में रामनाथी देवस्थान में होगा। तो
इसलिए ये इस अधिवेशन में इसके बारे में गंभीरता से बात की जाएगी और फिर हम इस दृष्टिकोण से क्या आगे हुए या प्रयास क्या तय हुए हैं वो भी आपके सामने निश्चित रूप से रखेंगे। तो मैं अभी हमारे साथ सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजवंश जी है, मैं उनको विनती करता हूँ कि आप आपका विषय रख सकते। सभी को नमस्कार। आज जो भारत की स्थिति है उसमें एक वैचारिक युद्ध चल रहा है, नैरेटिव्स का वॉर चल रहा है। और नैरेटिव्स यानी झूठी कल्पनाओं के आधार पर उसको सत्य बताना और उसको प्रचारित करना। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि अभी सनातन धर्म को बदनाम करने का या नष्ट करने का एक नैरेटिव चल रहा है। 2-3 साल पहले अमेरिका में एक डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में हिंदू और हिंदुत्व अलग है इस प्रकार की भाषा हो रही थी। राहुल गांधी ने भी ये नैरेटिव चलाया, भारत की राजनीतिक पार्टियों ने चलाया, अर्बन नक्सलियों ने चलाया। अब जो नैरेटिव पिछले साल से चल रहा है वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म दोनों भिन्न भिन्न है। आपने पढ़ा भी सुना होगा कि उदयनिधि स्टैलिन तमिलनाडु के एक मिनिस्टर है, वहाँ के मुख्यमंत्री के पुत्र है, उन्होंने भी सनातन धर्म को नष्ट किया जाना चाहिए इस प्रकार से सनातन निर्मूलन परिषद में वक्तव्य दिया। एक जिम्मेदार व्यक्ति मंत्रिपरिषद का इस प्रकार से वक्तव्य देता है। उसका समर्थन करती है कांग्रेस, जो कर्नाटक में आज सत्ताधारी है, उसके जो मिनिस्टर है प्रियांक खरगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस के, उनके वो पुत्र है, उन्होंने उसका समर्थन किया। महाराष्ट्र में एनसीपी नाम की जो पार्टी है शरद पवार की, उसके एमएलए ने उसका समर्थन किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उसने उनका समर्थन किया। तो एक कम्युनिस्ट लिबरल सेकुलरिस्ट जो है वो इकोसिस्टम पूर्ण रूप में सनातन धर्म को बदनाम करने का या उसको नष्ट करने के दृष्टिकोण से एक वैचारिक स्तर के ऐसे नैरेटिव सेट कर रहे हैं जिसके विषय में सनातन धर्म के विषय में मन में लोगों के मन में घृणा उत्पन्न हो। और हमारा ये प्रयास है कि हम लोग तो सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म को हो, हिंदू को हो, वैदिक को हो, आर्य को हो, या सनातन हिंदू वैदिक आर्य को हो, ये सारे समानार्थी शब्द है। तो इसी दृष्टिकोण से हमने इस वर्ष अक्टूबर माह में जब ये सारे इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा था तो अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन से जुड़े हुए जितने सारे हिंदू संगठन हैं उन्होंने सनातन धर्म रक्षक अभियान इस रूप से सभी संचालित किया। और इसमें हमने सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म से उसका रिश्ता क्या है, इस विषय में समाज में जाके प्रत्यक्ष प्रबोधन किया। और उसी के साथ साथ जो सनातन धर्म के विरोध में बात करने वाले जो वक्तव्य आए थे उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल करने का एक कृतिशील प्रयास भी किया। तो इसी प्रकार से इस अधिवेशन में भी सनातन धर्म की गरिमा बढ़ाने के लिए, उसका गौरव होने के लिए, या सनातन धर्म के विरोध में जो छिड़ा हुआ वैचारिक युद्ध है, नैरेटिव का वॉर है, उसके संदर्भ में चर्चा संवाद होने के दृष्टिकोण से हमने परिसंवादों का आयोजन किया है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि सनातन धर्म की गौरव की जो हमारा जो गौरव है, सनातन धर्म भारत का प्राण है, तो इस दृष्टिकोण से पूरे विश्व में वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के माध्यम से इस वैचारिक युद्धों का उत्तर दिया जाए। मेरे साथ गोमंतक मंदिर महासंघ के सचिव जयेश थड़ी जी भी उपस्थित थे, वो अपनी भूमिका रखेंगे। सभी को नमस्कार। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की शुभकामनाएं। मंदिर जो है वो हमारी हिंदू संस्कृति की मूल है और जो हिंदू धर्म का प्रचार कार्य पूरे विश्व में चल रहा है उसके आधारशिला ये मंदिर है। और एक मंदिर क्या कर सकता है और जब ये मंदिर आस्था का प्रश्न बनता है तो उसका परिणाम क्या होता है, ये अयोध्या के प्रभु श्री रामचंद्र उनके मंदिर से आपने देखा है। मंदिर संगठन का कार्य जो है वो गोवा से 2011 साल में शुरू हो गया। जब ये मंदिरों पे आघात हो रहे थे 2008, 9 और 10 साल में, अनेक मंदिरों में मूर्ति भंजन हो रहे थे। उस काल में गोवा के अनेक मंदिरों के विश्वस्त संगठित होकर एकत्रित आ गए
और उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम लोग एक ऐसे संगठन बनाएंगे जिसे मंदिर महासंघ ऐसा नाम दिया गया। और 2011 मार्च में यहाँ जो गाडगे महाराज सभागृह है वहाँ पे 350 मंदिरों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और ये महासंघ कार्य शुरू हो गया, जो आज बाजू के राज्य जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी फैल रहा है। और वहाँ पे भी अभी पूरे भारत में 15,000 से ज़्यादा मंदिरों के प्रतिनिधि इससे जुड़े हुए हैं। इसका परिणाम स्वरूप जो परिषद पूरे महाराष्ट्र मंदिर महासंघ हो या कर्नाटक मंदिर महासंघ मंदिर परिषद आयोजित की गए और वहाँ पे भी ऐसे ही मंदिर परिषद होने के बाद महासंघ स्थापित किए गए। फलश्रुति ऐसी हो गई इसकी कि अभी जो पहले जो बात हो गई कि टेम्पल मैनेजमेंट मंदिर व्यवस्थापन कैसा हो, इस पे वस्त्र संहिता इस पे जोर दिया गया। और ड्रेस कोड के लिए जो परिणाम स्वरूप जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं वहाँ पे भी यूनिफॉर्म रहता है, हर जगह पे यूनिफॉर्म रहता है, तो ड्रेस कोड रहे और मंदिर का पवित्र बना रहे, इस माध्यम से वहाँ पे 710 मंदिरों में ऐसी वस्त्र संहिता लागू की गई है। और गोवा में भी 12 मंदिर ऐसे हैं वहाँ पे ये वस्त्र संहिता का फलक लगा है और जागृति हो रही। इससे आगे जाके जो चीज़ हो रही जैसे कि मंदिरों पे आघात हो रहे, कर्नाटक में एक घटना और सरकार ने एक निर्णय लिया कि जिस मंदिर का 5 करोड़ से अबव 5 करोड़ अगर डोनेशन ईयरली उनको मिलता है तो उनके ऊपर 10% इनकम टैक्स लगेगा। अभी इसके ऊपर ये जिजिया कर जैसा हो गया, तो वहाँ पे मंदिर संगठित हो गए और इस माध्यम से आवाज़ उठाई गई और इस पे रोक लगाई गई। यही परिणाम जो है वो सकारात्मक मंदिर संगठन का मिल रहा है। ऐसे मंदिर सरकारीकरण के लिए जो चल रहा है उसके बारे में भी जागृति हो रही। हमारे बेलगावी में वहाँ पे 10-12 मंदिर सरकारीकरण करने का नियोजन चल रहा था, उसके बारे में जागृति हो के अभी उस पर रोक लगाई गई है। वैसे ही हमारे पूरे भारत भर में यही कार्य जो है मंदिरों का प्रचार प्रसार हो, इस माध्यम से कोशिश की जा रही। गोवा में हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं उसमें से सकारात्मक परिणाम ऐसा मिला कि मंदिरों का व्यवस्थापन में 2 चीज़ जो ध्यान दी गई, एक जत्रोत्सव है उसका व्यवस्थापन हो, तो जत्रा उत्सव में प्लास्टिक ज़्यादातर उपयुक्त होता था, लोग उसका उपयोग करते थे, प्लास्टिक बैग्स थैली, तो उसके बारे में जागृति होने के बाद बहुत सारे मंदिर में प्लास्टिक मुक्त जत्रोत्सव ये मुहिम सकारात्मक परिणाम, जैसे यहाँ पे श्री बोडगेश्वर मंदिर है, यहाँ पे श्री लहराई देवस्थान जो है शिरगांव, ऐसे अनेक मंदिरों में ये सकारात्मक परिणाम मिला है। वैसे ही नॉन हाइजेनिक मतलब जो प्रोडक्ट रहते हैं जिसको FDA ने बंदी की है, गोभी मंचूरियन जैसे स्टॉल्स, इस स्टॉल पे भी जागृति करने के बाद मंदिर समिति ने सकारात्मक परिणाम हमको दिया है और उनके आह्वान के ऊपर इसमें से बहुत सारे जत्रा में ऐसे स्टॉल्स बंद हुए। ये भी सकारात्मक परिणाम इस माध्यम से इस दृष्टि से हमें मिल रहा है। इससे आगे जाके हमको जो परिणाम सकारात्मक मिल रहे हैं वो ऐसे है कि मंदिर में पूरे विरोध जो है मंदिर का सरकारीकरण, इसके भी सकारात्मक हमको परिणाम मिले। और मंदिर में कई जगह पे जो व्यवस्थापन में कुछ गलत कुछ काम चल रहा है, ये रहे, इसको एक दृष्टि और दिशा देने के लिए आगे जाके टेम्पल मैनेजमेंट कोर्स हम लोग लगा सकते हैं क्या, इस पे भी चर्चा इस माध्यम से हो रही है। पूरे भारत में मंदिर संगठन हो और भारत के मंदिरों को एकत्रित लाने के लिए ये हिंदू राष्ट्र महोत्सव, वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में एक विशेष निर्णय अभी लिया गया है कि एक दिन का यहाँ पे एक मंदिरों के लिए विशेष एक दिन रखा गया है और उस दिन पूरे भारत के मंदिरों में जो विशेष प्रतिनिधि यहाँ पे 28 जून को उपस्थित रहने वाले हैं और इसमें आगे इस कार्य को प्रसार करने के लिए मंदिर संस्कृति और मंदिरों का संगठन ये कार्य इस माध्यम से होगा। यहाँ पे आशा है कि आप सभी लोग इस कार्य को प्रचार और प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।
सभी को नमस्कार। इस अवसर पर हिंदू जन जागृति समिति के द्वारा जो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र अधिवेशन आयोजन हुआ है, इस बार का 12वां ये अधिवेशन है और 12 वर्ष एक तप होता है और पिछले 1 वर्ष के तप का फल ये मिला है कि जब 2012 में ये अधिवेशन शुरू हुआ था, उस समय हिंदू राष्ट्र शब्द एक उपेक्षित शब्द था। उस समय हिंदू राष्ट्र के बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं हो रही थी, परंतु आज हम देखते हैं कि 12 वर्षों के बाद ये हिंदू राष्ट्रीय शब्द केवल भारत में नहीं तो संपूर्ण विश्व में गूंज रहा है। जिस प्रकार से योग दिवस 2015 में पहली बार मनाया गया था, आज पूरा विश्व योग कर रहा है, उसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र की आवाज़ भी आज पूरे विश्व तक पहुंच चुकी है। और यहाँ तक कि जब राम मंदिर की स्थापना हुई, प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठापना हुई, उस समय कई विदेशी मीडिया ने इस बात को हिंदू राष्ट्र से सीधा कनेक्ट किया और अमेरिका के एक मीडिया ने न्यू डिवाइन इंडिया बन रहा है इस प्रकार से समाचार भी उस समय प्रकाशित किया था। तो हिंदू राष्ट्रीय शब्द अभी जन जन तक पहुंच चुका है, हर हिंदू दिल में पहुंच चुका है और किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ना है। और हमारा तो ये भी उद्देश्य है इस हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के माध्यम से कि भारत को विश्व गुरु के स्थान पर लिया जाए, कि भारत को यही क्षमता रखता है कि पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने की क्षमता पूरे भारत में है। इसीलिए यह अधिवेशन का एक विशेष महत्व है और वैश्विक स्तर पर हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदू हित और हिंदुओं की सुरक्षा का प्रावधान भी इस अधिवेशन में रखा गया है। इसलिए विश्व स्तर के कई लोग इस अधिवेशन में सम्मिलित होंगे। उदाहरण के लिए अमेरिका से श्री नीलेश नीलकंठ ओक ये सम्मिलित होंगे। त्रिनिदाद एवं टोबैगो से स्वामी ब्रह्म स्वरूपानंद जी महाराज जी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। घाना से श्रीनिवास दास जी आएंगे। नेपाल से श्री शंकर खराल जी और अन्य लोग भी नेपाल से आएंगे और इंडोनेशिया से श्री धर्मी आशा जी इस अधिवेशन में सम्मिलित होंगे। और इस अधिवेशन का जो मुख्य भाग ये रहेगा, इसमें अलग अलग प्रकार के सत्र लिए जाएंगे। 24 से 26 जून 3 दिन के कालावधि में हिंदुत्व के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले जो लोग हैं, फील्ड में उतर कर जो कार्य करने वाले जो हिंदुत्वनिष्ठ संगठन है, वे मुख्य रूप से आएंगे और उनके साथ बैठकर विभिन्न हिंदू एक के विषय जो हैं, हिंदुओं की सुरक्षा के विषय जो हैं और हिंदू के न्याय बनने के बारे में हैं, इसके बारे में चर्चाएं की जाएगी, विचार मंथन होगा, परिसंवाद होंगे और समान सूत्री कार्यक्रम का आयोजन इसी अधिवेशन में किया जाएगा। इसके साथ साथ आजकल जैसे चेतन जी ने बताया कि कई नैरेटिव्स यहाँ पर हिंदू विरोधी और सनातन धर्म विरोधी बनाए जा रहे हैं, तो एक इंटेलेक्चुअल टीम जो है ये 27 तारीख को यहाँ पर अधिवेशन में उपस्थित रहेगी और हिंदू राष्ट्रीय विचार मंथन महोत्सव 27 तारीख को मनाया जाएगा। और उस समय सभी इंटेलेक्चुअल्स जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं, जो हिंदुत्व के विरोध में जो नैरेटिव्स बन रहे हैं, इसका प्रत्युत्तर किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, इसका विचार मंथन किया जाएगा। साथ ही 28 जून को मंदिर संस्कृति सम्मेलन होगा। हमारे मंदिर जो कि हमारे धर्म की आधारशिला है, आज कई सारे आघात मंदिर और संस्कृति पर हो रहे हैं, तो मंदिर संस्कृति की रक्षा के लिए कई मंदिर संस्कृति से जुड़े हुए, इस कार्य से जुड़े हुए मंदिरों के न्यासी पुजारी बड़ी संख्या में अधिवेशन में सम्मिलित होंगे और मंदिर संस्कृति रक्षा के लिए हमें क्या क्या प्रयास करना है इसके बारे में चर्चा होगी। और 29 से 30 जून इस कालावधि में अधिवक्ताओं का सम्मेलन रहेगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पहलू ये रहता है कि न्यायिक क्षेत्र, क्योंकि न्यायालयिक क्षेत्र में कार्य करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म पर होने वाले विभिन्न प्रकार के झूठे जो नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, हिंदुत्ववादियों को गलत चीज़ों में फंसाया जाता है, तो इस प्रकार से उनके संदर्भ में कार्य करने के लिए, न्यायिक लड़ाई करने के लिए, हमारे मंदिर सुरक्षा को इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए, तो न्यायालयिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जो अधिवक्ता हैं, तो 29 और 30 जून के कालावधि में विशेष रूप में इस अधिवेशन में सम्मिलित रहेंगे। और इस अधिवेशन की विशेष बात ये भी है
कि गोवा से 70 से 80 संगठनों के लगभग 150 से 200 प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए हैं और बड़ी संख्या में गोवा के प्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इसमें मंदिर के ट्रस्टीज रहेंगे, अधिवक्ता रहेंगे, उद्योजक रहेंगे और अलग अलग संगठन के प्रतिनिधि गोवा से भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर पूरे भारत से लगभग 26 राज्यों के 1000 संगठनों के 2000 प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए हैं और इसमें मुख्य रूप से निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर पुरी जी महाराज, भारत सेवाश्रम संघ के पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्य संयोजक सदानंद महाराज जी, उत्तर प्रदेश के पावन चिंतन धारा के इस आश्रम के पूज्य प्राचार्य पवन सिन्हा गुरु जी, इंदौर के महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती महाराज जी, इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के स्वामी निर्गुणानंद सरस्वती जी और छत्तीसगढ़ के श्री राम बालकदास महाराज जी, ये संत भी इस अधिवेशन में सम्मिलित होंगे। और इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए जिन्होंने न्यायिक लड़ाई की हुई है, उसी प्रकार से काशी ज्ञानवापी के संदर्भ में लड़ने वाले अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन जी, रक्षा विशेषज्ञ RNS सिंह जी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय जी, स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्याध्यक्ष श्री रणजीत सावरकर जी, तेलंगाना के हिंदुत्वनिष्ठ विधायक टी राजा सिंह जी, भारत माता की जय संगठन के सुभाष वेलिंकर जी और इसके साथ ही कई सारे उद्योजक, विचारक, अधिवक्ता, लेखक और सभी क्षेत्र के हिंदुत्ववादी इस अधिवेशन में सम्मिलित होंगे। और इस अधिवेशन में इस हिंदू राष्ट्र को आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इस कार्य को आगे किस प्रकार से हम आगे लेकर जा सकते हैं, संगठित रूप से कैसे कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में विचार मंथन होगा और वहाँ पर रणनीति तय की जाएगी। धन्यवाद। वक्ताओं ने अपना विषय यहाँ पर अधिवेशन की दृष्टि से प्रस्तुत किया है। अब मैं पत्रकार बंधुओं से विनती करता हूँ, यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप कृपया पूछ सकते हैं। सिर्फ विनती थी कि हम माइक लेकर हम सभी बोलने का प्रयास करेंगे जी। और इसमें सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना बतानी थी कि ये जो अधिवेशन होने जा रहा है वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव, तो इसका सीधा प्रक्षेपण यह हिंदू जागृति .org इस वेबसाइट के माध्यम से होने वाला है। साथ ही हिंदू जागृति इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और एजेस हिंदी 1 इस फेसबुक पेज के माध्यम से इस अधिवेशन का सीधा प्रक्षेपण होने वाला है, तो आप उसका भी अवश्य लाभ ले सकते हैं। पत्रकारों के कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपको माइक उपलब्ध करवा कर देंगे। प्रश्न पूछना चाहता है तो बता सकते हैं, हम माइक उपलब्ध करवाएंगे महोत्सव के लिए। इस अधिवेशन के लिए 1000 से अधिक संगठनों को आमंत्रित किया गया है और लगभग सभी संगठन इस अधिवेशन में सम्मिलित होंगे। ऐसा है कि चुनकर के आना, जेल से भी चुनकर के आना, ये अधिकार दिया है, इस बात के लिए कोई अड़चन नहीं है। लेकिन पहले जेल में जाते थे ना, तो वो अलग कारणों से जाते थे। अब जो जेल में जो चुनकर के आए हैं, उन्होंने वो जेल में क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के ISI के साथ मिलकर के भारत के विरुद्ध उन्होंने काम किया है। बाकी में बहुत सारे पहले लोग जेल में रहते थे, वो क्रांतिकारी के लिए भी जेल में रहते थे, सावरकर भी जेल में रहे हैं। तो जेल में रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो चुन करके आए हैं, अमृतपाल सिंह वो तो चुन करके आया है। अब जो लोग संविधान ही नहीं मान रहे हैं, संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं, अब उनको शपथ किसकी लेनी पड़ेगी? कहाँ के संविधान की लेंगे? यदि आपको MP करके काम करना है तो इसी देश के संविधान की शपथ लेनी पड़ेगी ना। तो
जो संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं वो उसी संविधान की शपथ लेकर के वहां बैठेंगे, तो वो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे उस संविधान को? शपथ तो वही होती है कि संविधान की सारी चीजों को मैं पूरा करूंगा। अब उसके अंदर भारत की अखंडता और सार्वभौमता यानी संप्रभुता की बात होती है। तो ये जो है, तो संप्रभुता की जहां पर बात होती है वहां पर तो सबसे बड़ी बात है कि संप्रभुता मतलब हम तो पूरा एक राष्ट्र है ना, उसके अंदर आप अलगाववाद की बात करेंगे और फिर उसी राष्ट्र के अंदर रहेंगे, ये तो नहीं हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से समस्या है। संदर्भात हिंदू जनजागृती किंवा त्या अधिवेशनात काय भूमिका प्रमोद मुतालिक जी के ऊपर बैन लगाना, ये मुझे लगता है कि इस देश में कांग्रेस ने जो कहा था ना अभी तक कि संविधान बदलने वाले, संविधान खतरे में है, ये एक्चुअली मूवमेंट जो है वो संविधान खतरे में लाने वाला है। क्योंकि आज एक प्रमोद मुतालिक भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को कहीं पर भी जाने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में 7 जजेस का बेंच होता है, मतलब अब तक के जो बेंच होते हैं उसके अंदर 7 जजेस बेंच बड़ा होता है। 7 जजेस के बेंच ने इसके ऊपर जजमेंट दिया है कि भारत के किसी भी नागरिक को कहीं पर भी जाने के लिए रोक नहीं सकता। आपको शायद याद भी होगा ये सब जो हुआ था कि राज ठाकरे ने उस समय पे महाराष्ट्र के अंदर जो कहा था कि उत्तर भारतीय जो है वो वहां पर आ रहे हैं, तो उस समय पे ये क्लियर किया गया था कि भारत के किसी नागरिक को कहीं पर जाने से रोक नहीं सकते। ऐसे परिस्थिति में प्रमोद मुतालिक जी को यहाँ पर रोकना ये सबसे बड़ा अन्याय की बात है। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरी बात ये है, जिस कारण से उनको रोका गया था कि उनके संगठन ने पब के ऊपर अटैक किया था, उस केस का जजमेंट आ चुका है। उसके अंदर प्रमोद मुतालिक जी को कोर्ट ने ही निर्दोष बताया है। तो किसी व्यक्ति को कोर्ट ने जब निर्दोष बताया है फिर भी उसको बैन करना, इसका मतलब तो अन्याय ही है ना। तो कोर्ट की बात को नहीं माना जा रहा है। इसलिए हर वर्ष हम ये भूमिका यहाँ पर से रखते हैं। सरकार को भी हम इस दृष्टिकोण से आह्वान करते हैं। इस बार भी हम आह्वान करेंगे कि ये जो बार बार जो किया जा रहा है, ये एक तरीके से मतलब भारत के संविधान की पूरी तरीके से जो मान्यता है उसको ही लगाने के लिए, तो ये बात जो है ये मुझे लगता है कि गोवा जैसे प्रदेश में ये होना, तो ये पूरी तरीके से अवैध है और ऐसा नहीं होना चाहिए। काँग्रेस सरकार असतं तर तुम्ही त्याच्या विरोधात भूमिका घेतली असती। भाजप सरकारच स्वतःहून बंदी करते। नहीं, हमने इस सरकार को भी कहा है। हम तो इस विषय को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के भी गए थे। तो ये जो विषय है, उस समय पे ऐसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया तो उस कालावधि में गोवा सरकार ने बैन को बढ़ाया नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई के समय पे गोवा सरकार ने कहा हमने तो बैन बढ़ाया नहीं है उनके ऊपर। तो जज ने कहा कि जब बैन ही नहीं है उनको तो हम कैसे इस केस को सुनेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि इनके ऊपर कोई बैन नहीं है, उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर से बैन लगा दिया। तो ये जो चीजें हैं कि ये एक तरीके से हम कहेंगे तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यदि आवश्यकता पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट के फिर एक बार ध्यान में ला करके देखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम केवल सरकार से कह रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए इस विषय पर। तो निश्चित रूप से इस बार के अधिवक्ता अधिवेशन में भी हम इस पर ये करेंगे कि ये इलीगल तरीके से जो चल रहा है, क्योंकि दोनों बातों को मैंने बता दिया कि संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इसका जजमेंट दिया है पहला, और दूसरी बात यह है कि जिस कारण से बैन किया था वो कारण अभी समाप्त हो चुका है। तो दोनों कारणों से उनको बैन करना ये गलत है। तो अभी वो आ सकते हैं, बैन नहीं होगी। नहीं, वही वो जब जजमेंट दिया ना उस समय पे एक्सटेंशन नहीं किया। नहीं, आपने अभी बोला कि गोवा गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात की है, तो अभी वो आ सकते हैं। नहीं, उसके बाद उन्होंने फिर से लगाया, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया सुनवाई के लिए, उस समय पे बैन को एक्सटेंड नहीं किया गया। तो सरकार ने कहा कि बैन ही नहीं है, हमने तो बैन एक्सटेंड ही नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद फिर 3 महीने के बाद बैन एक्सटेंड करने का नोटिस गया। ऐसे हुआ। आप कोई तो रेजोल्यूशन पास कर सकते हो ना, आपके कन्वेंशन हो रहा है। हम ये ऑलरेडी कर रहे हैं, और पिछली बार तो हम सब मिलकर के मुख्यमंत्री जी को, पूरे गोवा के सभी हिंदू संगठन ने जाकर के ज्ञापन दिया था
कि जब यहाँ पर रोहिंग्या आकर के बस रहे हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, यहाँ पर बांग्लादेशी आ रही है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मोती डोंगर पूरा भर गया जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको हटा दो, तो इतने सब आ रहे, एक प्रमोद मुतालिक से प्रॉब्लम है क्या? लेकिन आपका तो सीएम तो प्रमोद सावंत ही है ना, जीविका, वो भी नहीं मान रहे आपके बातों को। नहीं, देखिए मानना नहीं मानना ये जो है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे केवल एक गवर्नमेंट के डिसीजन नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की इसकी भूमिका है। तो इस दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारे गोवा के लोगों के लिए मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि कोई भी गलत बात है तो वो गलत बात को यहाँ के गोवा के लोगों ने भी उसका जो मतलब समर्थन हो रहा है तो वास्तविकता समझनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो गलत जो उस समय पे प्रचार किया गया था, तो वो प्रचार यदि पूरा समाप्त हो तो सरकार को भी वो ध्यान में आ सकता है। तो इस दृष्टिकोण से मतलब सरकार के निर्णय के विरुद्ध आवश्यक पड़े तो आप कोर्ट में फिर से जा सकते हैं, मतलब जाएंगे इस दृष्टिकोण से, और यदि इसकी आवश्यकता पड़ी तो उस दृष्टिकोण से भी हम प्रयास करेंगे। तो संवैधानिक रूप से हम जितनी चीजें कर सकते हैं कि सरकार को जाकर के मिलना, संगठनों से जाकर के मिलना, तो ये जो प्रेशर जो किया जा रहा है कि प्रमोद मुतालिक आने से गोवा का हार्मनी और सब समाप्त हो जाएगा, तो ये तो ऐसे कुछ बात है ही नहीं ना अभी। तो ये मेरा कहना है। पत्रकार वार्ता में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पर पत्रकार वार्ता को विराम देता हूँ।